हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्ले राइट यूजीन ग्लैडस्टोन ओनियल की। तो ये जो राइटर हैं ये चाहे वो यूजीसी नेट हो, नेट जेआरएफ सेट कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर MEG 6 हो, सब में ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम जिसमें अमेरिकन लिटरेचर को प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें ये यूजीन ग्लैडस्टोन ओनिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला था, 4 टाइम। नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इनको 1936 में। इनका बर्थ हुआ था 1888 न्यूयॉर्क USA में। इनकी डेथ हुई थी 1953 बॉस्टन USA में। तो ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने सबसे पहले US ड्रामा में टेक्निक ऑफ रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। टेक्निक ऑफ रियलिज्म है वो US ड्रामा में यूजीन ओनियल ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले जो रशियन प्ले राइट थे एंटोन चेकोव ने इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले जैसे नॉर्वेनियन प्ले राइट है हेनरिक इब्सन के वर्क में देखा गया है। स्वीडिश प्ले राइट ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग उनके वर्क में देखा गया है। और यूजीन ओनियल का जो वर्क है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये 41 में आया था, 1941 में ये वर्क आया था और इसी के लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये अमेरिकन ड्रामा का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। और जो और एक दो इम्पोर्टेंट है जिस लिस्ट में है उनमें से टेनेसी विलियम का ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर है और आर्थर मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन MEG 6 में प्रेस्क्राइब है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो ये अमेरिका की जो प्लेज US प्लेज है ट्रेजेडी है उनमें एक इम्पॉर्टेंट वर्क है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो 1941 में आया था। इनको 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं और नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इनको फादर ऑफ अमेरिकन थिएटर भी बोला जाता है। पेविंग द वे फॉर द अदर राइटर्स लाइक टेनेसी विलियम एंड आर्थर मिलर। तो इनके लिए इन्होंने पेविंग द वे फॉर द राइटर लाइक टेनेसी विलियम आर्थर मिलर जिन्होंने इनसे इन्फ्लुएंस हुआ है ये राइटर इनके वर्क से। तो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ कब मिला था, मतलब मेनली 3 तो इनको मिल गए थे 1920 मीन्स मतलब जो 10 ईयर्स होते हैं 20 से 30 के बीच का, इन्हीं 10 ईयर्स में मिल गए थे। सबसे पहले इनको मिला था बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए जो 1920 में मिला था। फिर मिला था एना क्रिस्टी के लिए इनको मिला था 1922 में। और फिर मिला था स्ट्रेंज इंटरल्यूड ये इसके लिए मिला था 1928 में। और जो 4th मिला था वो मिला था लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो 1941 में मिला था। तो 4 टाइम मिला हुआ है इनको पुलित्ज़र प्राइज़। और पॉपुलर सक्सेस उनकी कौन सी है, जैसे द एम्परर जॉन्स, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। द हैरी एपे, ये MEG की सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, इसको हम इसी वीडियो में डिटेल में करेंगे। डिज़ायर अंडर द एल्म, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द ग्रेट गॉड ब्राउन एंड मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ब्रॉट हिम इंटरनेशनल एक्लेम, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। टाइटल आपको इनके ध्यान होने चाहिए, डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। द आइसमैन कॉमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी कॉमेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है एन वाइल्डरनेस। तो इतना ही काफ़ी है यूजीन के लिए। और MEG 6 के लिए जो हैरी एपे है उसको हम अभी डिटेल में करते हैं। हैरी एपे एक ड्रामेटिक प्ले है, ये 8 सीन्स में डिवाइडेड है। इसमें कितने सीन है, 8 सीन में डिवाइडेड है। इसकी परफॉर्मेंस हुई थी 1922 में। और इस वो एक्चुअली इसमें दिखाया क्या गया, ये प्ले किस पे बेस्ड है, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इम्पैक्ट क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का पड़ा, कैपिटलिज्म का पड़ा और वर्कर्स की क्या कंडीशन थी। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है यंग। तो यंग की वो इस वर्क में दिखाया गया है कि वो पूरे वर्क में अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है कि मैं किस सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं मतलब ह्यूमन हूँ या एनिमल्स से तो कहीं बिलोंग नहीं करता। द प्ले इज सेट ऑन ए ट्रांस एटलांटिक ओशियन लाइनर। तो ये एक शिप है या एक क्रूज बोल सकते हो आप, उसी पे इसकी सेटिंग है। ऑलमोस्ट हाफ वर्क उनका उसी पे कंप्लीट हो जाता है। हाईलाइट्स है ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब कौन से ग्रुप होते हैं इसमें, जो फायर मैन होते हैं जो कोयला डालकर एनर्जी देते हैं। और वो जो ओशियन लाइनर है ये क्रूज है इसको चलने के लिए, जैसे ट्रेन में कोयला डालते हैं ना एनर्जी के लिए, उसी तरह से। तो ये उनकी स्टोरी बताई गई है कि वो जो कोयला डालने वाले वर्कर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, कैसे वो सोचते हैं और सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है। who have been programmed to complete one task with no requirement to think independently। तो इनको क्या करना होता है कि एक इनका इस तरह का वर्क है जिसमें इनको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है इंडिपेंडेंटली। एक विसल बजती है तो विसल बजने के साथ ही इनको उसमें कोयला डालना शुरू कर देते हैं, फिर विसल बजती है तो इनको बंद कर देना पड़ता है। तो इनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, इनको खुद को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ह्यूमन साइकी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ह्यूमन साइकी पे क्या इफेक्ट है इस वर्क में ये दिखाया गया है। 8 सीन में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीन 1। सीन 1 में यही दिखाया गया है कि जो
क्रूज शिप है वो न्यूयॉर्क में एक ट्रिप है एक तरह से अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, वो घूम के वहीं पे एक वीक के अंदर वापस आएगी न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क से चलती है वो। तो वहाँ पे जो फायरमैन होते हैं वो बैठे हैं, मतलब उनकी ड्यूटी डिवाइड की गई है कि 4-5 लोग पहले उसमें कोयला डालेंगे, बाकी के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे डालेंगे, इस तरह से। तो इसमें जो लोग बैठे हैं जो ऑफ ड्यूटी हैं वो बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और साथ में ड्रिंक भी कर रहे हैं। उनमें एक लीडर जिसको पोर्ट्रे किया गया है यंग, यही प्रोटैगनिस्ट है इस वर्क का। इज कॉन्फिडेंट इन हिज स्ट्रेंथ टू फ्यूल द मशीनरी ऑफ द शिप एंड द वर्ल्ड। तो ये यंग है, ये काफ़ी मसल्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको ये लगता है कि इसका जो काम है वो बहुत अच्छा है। ये एक तरह से इस शिप को भी फ्यूल दे रहा है, एक तरह से चला रहा है अपनी स्ट्रेंथ से, और पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो 2 लोग और होते हैं, लॉन्ग होता है एक उसमें और एक होता है पैडी। पैडी होता है ये बूढ़ा ओल्ड आयरिश मैन होता है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोलता है कि क्या जॉब है ये, पहले मेरी जॉब जो थी वो शिप के डेक पे ये कुछ काम करता था, तो वो बहुत अच्छी थी, मैं बहुत सुंदर समुद्र को देखता था, नीचे तो इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो मेरी जॉब अच्छी थी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यंग बोलता है कि पैडी तो बिल्कुल पागल हो गया, ये बूढ़ा हो गया है, इसको पता ही नहीं है कि इनका जो जॉब है वो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है एक तरह से, ये किसी और ही दुनिया में घूम रहा है। तो सीन 2 में क्या होता है, इसी शिप के डेक पे एक स्टील टाइकून की बेटी होती है माइल्ड्रेड डॉगलस, वो बैठी है अपनी आंट के साथ, और ये एक तरह से ऐसे बोलते हैं कि मुझे जो गरीब लोग हैं उनसे बहुत सिंपैथी है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो आंट बोलती है कि सोशल वर्क टाइप में कुछ करना चाहती हूँ, उसकी डिज़ायर होती है ये। उसकी आंट उसको मना करती है कि तुम्हारा इस तरह से गरीब लोगों के लिए करना कोई अच्छी बात नहीं है, जो सोशल डिफरेंस है गरीब के बीच में और हमारे बीच में वो और बढ़ जाता है, इससे उनको कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे जाओगी, विजिट करोगी स्टॉकहोल्म, जहाँ पे ये यंग और बाकी फायरमैन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ये मतलब अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो ये मना कर देती है कि तुम्हारे जाने से जो गैप है उनके और हमारे बीच में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वो मानती नहीं है, मैनेजर को बुलाती है तो वो मना कर देता है। लेकिन फिर एक तरह से ये तो स्टील टाइकून की बेटी है, जो शिप है वो क्रूज़ वो इनका ही खुद का ही है, तो वो नहीं मना कर पाते हैं और वो उसको ले जाते हैं कि चलो ठीक है आप विजिट कर सकते हो, वो मान जाते हैं। लेकिन ड्रेस चेंज करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, तो वहाँ पर तो कोयला, धूल, डस्ट ये सब ही है। तो वो बोलता है कि आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी, तो ये बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ड्रेस है, अगर ये गंदी हो गई तो मैं इसको फेंक दूंगी। सीन 3 में क्या होता है, वो वहाँ पर जाती है, ये पैडी होता है, वो विसल बजती है, पैडी बोलता है कि क्या ये बार बार हमसे इतना काम करवा रहे हैं, और वो कोयला डाल के बिल्कुल बेचारा थक जाता है। तो यंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं डाल देता हूँ तुम्हारी जगह कोयला। वो रेस्ट कर रहा होता है, यंग उसमें कोयला डाल रहा होता है, तो उसकी वजह से वो पूरा बेचारा काला, बाल बूल उसके ऐसे ही होते हैं, पूरे काले हो चुका होता है वो। जब ये माइल्ड्रेड उस स्टॉकहोल्म में आती है और उस इंजीनियर के साथ, तो जब ये इसको देखती है, ये यंग एक तरह से देखता है कि सब लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, मैनेजर तो नहीं है लेकिन कुछ और है, तो वो भी पीछे मुड़ के देखता है। उसके हाथ में वो शॉवेल होता है कोयला डालने वाला, कोयले से सना हुआ है, पीछे मुड़ के देखता है तो ये देखता है कि हाँ वहाँ पे तो कोई एक लेडी है माइल्ड्रेड, उसको देखता है। लेकिन ये माइल्ड्रेड उसकी कंडीशन मतलब काला और बहुत ही गंदा सा लग रहा होता है, उसको देख कर एक तरह से उसको शौक लगता है, और शौक में वो बोलती है उसकी अपीयरेंस को देख कर, कि जो उसका एटीट्यूड होता है उसको देखकर, कि एक उसको बोलती है फिल्थी बीस्ट, और फेंट हो जाती है। जो मैनेजर या इंजीनियर होते हैं वो उसको बाहर ले जाते हैं माइल्ड्रेड को, वो उसको इतना गंदा लगता है कि उसको डस्टी सा और बहुत पसीना सा आया हुआ है उसको, तो बिल्कुल ये फेंट हो जाती है और उसको फिल्थी बीस्ट बोलती है। तो उसको बाहर ले जाते हैं। सीन 4 में क्या होता है कि ये फायरमैन यंग है, ये बिल्कुल ही मतलब म्यूट सा हो गया है एक तरह से, बहुत शॉक्ड है अपने आप को, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ उसके साथ। वो खुद को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करता है कि उसने उसको बीस्ट बोला। वो काम खत्म होने के बाद ऑफ ड्यूटी में भी अपने आप को क्लीन नहीं करता है, वैसे ही कोयले से सना हुआ बैठा है। तो बाकी के जो लोग होते हैं वो बोलता है कि ये तो एक तरह से ही इज़ इन लव, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, वो माइल्ड्रेड से कोई लव नहीं करता है, बल्कि वो उससे हेट कर रहा है कि उसने उसको बीस्ट कैसे बोला, और बहुत ही पागल सा हो जाता है उसे बदला लेने के लिए। तो बाद में जब वो पूरा शिप उसका 7 डेज़ का टूर ख़त्म हो जाता है, वो न्यूयॉर्क में रुकती है। तो जो सीन 5 होता है, ये शिप से उतरने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में 5th एवेन्यू एक स्ट्रीट होता है, उस पर ये घूम रहा होता है यंग अपने फ्रेंड के साथ, और बोलता है लॉन्ग के साथ कि कैसे मैं अब इन लोगों से बदला लूँ, माइल्ड्रेड से, या जो अपर क्लास के लोग हैं अपने आप को ये क्या समझते हैं, वे हमें ह्यूमन ही नहीं समझते। ये तो बहुत ही ऑब्सेस्ड होता है वो उससे बदला लेने के लिए। तो
मतलब एडमायर भी करता है कि हाँ न्यूयॉर्क सिटी है, स्ट्रीट है, बहुत ही क्लीन है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे बदला लेना भी चाहता है माइल्ड रेड से या अपर क्लास लोगों से। तो लोगों को, राह चलते लोगों को वो परेशान करता है। तो एक जेंटलमैन होते हैं, उनको उनकी फेस पे ये पंच करता है, वो पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस इसको अरेस्ट करके ले जाती है। तो सीन 6 में ये प्रिजन में होता है और 30 डेज के लिए इसको जेल मिली हुई होती है। तो वहाँ पे जब ये प्रिजन में होता है तो ऐसे फील करता है कि जैसे जू में मंकी या जो चिंपैंजी नहीं होते, वैसे है ये, जैसे कोई जू के अंदर बैठा है और जेल में उसको कैद किया हुआ है। तो वहाँ पे जो जेल में और भी इसके साथ उस केस में होता है, जेल में जो होते हैं उसके साथ ये बात करता है, बताता है अपनी फीलिंग। तो वो इनको सजेस्ट करता है कि तू ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ज्वाइन कर ले, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो अपर क्लास या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो तुम उनको ज्वाइन कर लो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसको पता होता है कि माइल्ड रेड और उसके फादर हैं, उनका स्टील का बिजनेस है, तो ये जो बाहर से या जेल से बनाई हुई हैं ये उन्होंने ही बनाई होंगी। तो वो अपनी स्ट्रेंथ से उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसको फोर्स से हटा देते हैं। सीन 7 होता है। सीन 7 में क्या होता है कि 1 महीने के बाद जब वो जेल से निकलता है तो वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड जो ऑफिस है वहाँ पे विजिट करता है, और वो लोग उसको देखकर, जो लोकल मेंबर होते हैं वो देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो कोई आया है जो अब हम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम डिमांड करेंगे, जो भी है उनको अच्छा लगता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे डायनामाइट से या पैम्फलेट से कैसे एक्सप्रेस करोगे अपना, जो भी अपना रेवेंज कैसे लेना चाहोगे तुम। तो ये बोलता है कि मैं तो ब्लास्ट ही करूँगा सीधा ही। फिर वो इसको निकाल देते हैं और बाद में ये स्ट्रीट पे घूम रहा होता है, ऐसे इधर उधर अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। पुलिसमैन उसको देखता है, लेकिन पुलिसमैन इसको अरेस्ट नहीं करता है, बोलता है कि जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। तो उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कोई ना उसकी हेल्प कर रहा है, ना वो किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। तो वो फिर बाद में सोचता है कि कहीं मैं सच में वो बीस्ट तो नहीं हूँ। वो वहाँ पे जाता है, जू में जाता है, शाम को विजिट कर रहा होता है जू में। तो वहाँ पे वो गोरिल्ला को देखता है। गोरिल्ला को देखकर उसको लगता है कि हाँ गोरिल्ला और मैं तो बिल्कुल सेम ही है, एक जैसे दिखते हैं, कहीं मैं यहाँ से तो नहीं बिलोंग कर रहा। तो वो उसका गेट खोल देता है केज का और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे कि वो कोई फ्रेंड से मिल रहा हो। लेकिन गोरिल्ला, वो तो एनिमल है, वो उस पर अटैक करता है और बिल्कुल पूरे फोर्स से उसकी रिब्स को क्रश कर देता है और बाद में उसको फेंक देता है। तो एक तरह से वो मर जाता है, यंक जो होता है। तो इसमें मतलब बहुत ही सैड स्टोरी है कि वो आइडेंटिटी की सर्च में कहाँ ह्यूमन से एनिमल तक पहुँच जाता है, जू तक पहुँच जाता है और फाइनली वो मर भी जाता है। जो क्लास डिफरेंस है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट है सोसाइटी पे, ह्यूमन साइकी पे, वो दिखाया गया है इसमें। इसमें थीम्स बहुत सारी हैं, मतलब कोई एक स्पेसिफिक थीम नहीं है, मल्टीपल थीम्स हैं इसमें। तो बिलोंगिंगनेस की, कौन सी क्लास से वो बिलोंग करता है, मिस्टिसिज्म, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, मतलब उसको लगता है कि वो हैरी एपे या इस जो चिंपैंजी है एपे है इससे बिलोंग करता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है, वो तो एनिमल्स हैं। और यंक है वो ह्यूमन है। मैन वर्सेस सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एड टू द डेप्थ ऑफ दिस प्ले। तो ये सब इसमें थीम्स हैं। तो यूजीन ओनियल का वर्क ये कंप्लीट हो गया है हैरी एपे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।